Welcome to the channel again. Let's next episode. जब आदित्य वहां चुपचाप खाना खाने बैठा था तो उसे अंदर के कमरे से बहुत सारी आवाजें आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर आदित्य को ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई अलमारी खोल रहा है, या फिर कोई कपड़े नीचे फेंक रहा है, या फिर कोई चूड़ी का बॉक्स नीचे गिरा हो। उनको सुनकर उसे पता चल रहा था कि वहां पर वैसी ही चीजें चल रही हैं जैसी वो चाहता था, लेकिन वो किसी पर भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो बस चुपचाप वहां बैठकर खाना खा रहा था और अपने अकेलेपन को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसे ऐसा मौका शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। कल रात को भी वो अकेला था और उसने इतनी सारी बातें सोच ली थी कि उसे किस तरीके से और कैसे चीजों को हैंडल करना है। उसे ऐसा लग रहा था कि जब वो अकेला रहता है तो चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है, इसीलिए उसके लिए थोड़ा अकेला रहना ही अच्छा है। और वो बस वैसे ही रहना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि जितने दिमाग मिलकर उसके सामने आते हैं और बातें करते हैं, उतना ही वो कंफ्यूज होता जाता है। और उसे अब बस अपनी जिंदगी में से कंफ्यूजन ही दूर करना था। उसके लिए उसका सबसे भयानक सपना खत्म हो चुका था और उसके जीवन में अब ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं होने वाली थी जिसके लिए वो कंफ्यूज होना चाहता था। वो यही बात सोचकर वहां बैठा रहा और थोड़ी ही देर में अंदर से आने वाली आवाजें भी बंद हो गईं और उसे समझ आ गया कि उसकी माँ की पैकिंग कंप्लीट हो गई है। इसलिए शायद मृणाली भी उसके रूम में चली गई होगी। और वो यही बात सोचकर खाने की प्लेट को बेसिन में रखकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। जब वो कमरे के बाहर पहुंचा तो उसे एक बार फिर से बहुत ही शांति महसूस हो रही थी और वो गेट खोलने के बारे में सोच रहा था कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं। लेकिन उसे पता था कि अब उसे अगर मृणाली को भी फेस करना है तो वो उसे भी आसानी से कर लेगा, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा टास्क अपनी माँ को मनाना था और वो उसे बहुत आसानी से कर चुका है। यही बात सोचकर उसने गेट खोला और देखा कि मृणाली पहले से ही बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन वो उससे कुछ बात नहीं करना चाहती थी। आदित्य को पता था कि वो शायद इस बात के लिए गुस्सा होगी कि उसने अपनी माँ से इस तरीके से क्यों बात की, लेकिन आदित्य को इस चीज के बारे में भी पता था कि ऐसा करना बहुत ही जरूरी था। अगर वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देता तो शायद वो उसी तरह के दुख में घिरी हुई बातें उससे करती रहती और उसे कंफ्यूज करती रहती। लेकिन उसे पता था कि वो जिंदगी में क्या करने वाला है और उसके लिए वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुकी थी। उसे पता था कि जब तक वो शहर छोड़कर नहीं जाएगा तब तक वो न तो अपने पापा और दादाजी के साय से आगे बढ़ पाएगा और ना ही उसकी माँ का दुख कभी खत्म होगा। लेकिन उसे अपनी माँ का दुख खत्म करवाना था और उसे पता था कि उसका बस यही तरीका है जो उसने किया है। उसने मृणाली की तरफ देखा। उसे ये अच्छे से पता था कि अगर वो अभी भी मृणाली को कन्विंस करने की कोशिश करेगा तो शायद वो उससे और बहस करेगी, जिसकी वजह से चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। इसलिए वो अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। वो बस एक गहरी नींद निकालना चाहता था जो उसने कल रात से नहीं निकाली थी। वो थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था और यही बात सोचकर वो जाकर अपने बेड पर मृणाली के साइड में लेट गया। लेटे हुए वो सीलिंग की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि उसे पता था कि आज जितने भी लोग उसके सामने आए थे वो उसे किस नजर से देख रहे थे। सबकी नजरों में आज भी आदित्य वही ड्रग एडिक्ट था जो सबके साथ मारपीट करता था और जेल भी जा चुका था। उन सबकी नजरों से ही आदित्य को समझ आ रहा था कि वो उसे बहुत ज्यादा जज कर रहे थे और उसकी इस कैपेबिलिटी पर शक कर रहे थे कि वो अपने परिवार को लीड कर पाएगा या नहीं। उनमें से कुछ थे जो उसके कंधे का सहारा बनने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उसे पता था कि वो भी भेड़ की खाल में भेड़िए हैं और शायद वो इसलिए उसके सामने उसकी मदद करने की और अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, ताकि फिर आगे जाकर आदित्य अपनी भावनाओं में बह जाए और फिर उसके परिवार की कंपनी के साथ वो उसे भी बर्बाद कर दें। वो ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि वो निखिल और अनुराग से डील कर चुका था। लेकिन अगर ये पिछली जिंदगी होती तो आदित्य जरूर उनकी बातों में बह जाता, मगर अब जब वो नई जिंदगी में अपने पापा और दादाजी को खो चुका है तो उसके अंदर और ज्यादा अच्छे से चीजों के बारे में सोचने का दिमाग आ चुका है। उसे इस बात की समझ पिछली जिंदगी में नहीं मिली थी, लेकिन आज मिल गई है। वो चलते वक्त उन्हें बिल्कुल अकेला दिख रहा था और उसे पता था कि उसकी हिम्मत उसके साथ है और वो उसी चीज पर फोकस करना चाहता था। यही बात सोचकर वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर मृणाली पर पड़ी जो दीवार की तरफ करवट लेकर सो रही थी।
इसीलिए आदित्य को उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे ये चीज हल्की सी महसूस हो गई थी कि शायद वो सिसक रही है। उसने जब उसकी तरफ मुड़कर देखा तो उसे समझ में आया कि वो पक्का रो रही है। तब उसने मृणाली को अपनी तरफ किया और उसके चेहरे पर देखा तो उसे दिख रहा था कि वहां से कुछ आंसू टपक रहे हैं। आदित्य को पता था कि अब अगर वो मृणाली से बात करने जाएगा तो वो जरूर अपनी माँ की कहानी और दूसरी चीजों के बारे में बोलेगी, जिसे वो अभी के लिए सुनना नहीं चाहता था। वो बस उसके साथ रहना चाहता था और यही बात सोचकर उसने उसे गले लगा लिया। जब मृणाली ने अपने आप को आदित्य की बाहों में पाया तब उसकी आंखों में से और भी आंसू गिरने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य को पता था कि मृणाली अभी बहुत दुख में है, लेकिन वो उसे गले लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। वो बस उसके साथ रहना चाहता था और उसे बस अपना एहसास दिलाना चाहता था, लेकिन उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मृणाली अपना दुख शेयर करेगी तो आदित्य कहीं ना कहीं उस चीज में अपने दुख को तलाश करेगा। फिर जब वो अपने आप को कंट्रोल करके उसे समझाने की कोशिश करेगा तो वो अपने दिमाग में कोई ऐसी बात बना लेगा जिससे शायद आगे चलकर उसे प्रॉब्लम होगी। इसलिए वो बस चुप रहा और उसे ऐसे ही गले लगाकर वहां पर लेटा रहा। उसे पता था कि इस चीज का कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन अगर वो वैसे ही थोड़ी देर लेटे रहेंगे तो शायद मृणाली को समझ आ जाएगा कि वो जो दुख मना रही है उसका कोई मतलब नहीं है और वो कुछ ही देर में चुप हो जाएगी। वो बस उसके सिर को सहलाता रहा और कुछ देर बाद वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। जहां पर मृणाली ने सिसकना बंद कर दिया था और आदित्य को महसूस हुआ कि वो अब वैसे ही सो चुकी है जैसे बच्चे रोते रोते सो जाते हैं। तब उसने उसे सीधे करके लिटाया और खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। आदित्य को पता था कि आज जब वो सोएगा तो उसे अपने पापा और दादाजी सपने में दिखेंगे, लेकिन वो इस चीज की परवाह नहीं करना चाहता था। वो 2 रात ढंग से सो नहीं पाया था और उसे पता था कि उसकी बॉडी को नींद की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसे अब आने वाला कोई खतरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे अपनी एनर्जी फिर भी फुलफिल्ड रखनी थी ताकि वो कभी भी चलते फिरते हुए ही बेहोश न हो जाए। यही बात सोचकर जब उसने अपनी आंखें बंद की तो वो जैसे कुछ सेकंड्स में ही सो गया और बस अपने सपनों की दुनिया में खो गया। सपने में आज उसे अपने पापा और दादाजी तो दिख रहे थे और उसे आगे चीजें मैनेज करने के लिए लेक्चर दे रहे थे, लेकिन वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि शायद वो अपने सपने में भी इस बात का फैसला कर चुका था कि कोई भी उसे हर्ट नहीं कर सकता और कोई भी उसे किसी कंफ्यूजन में नहीं डाल सकता। इसलिए वो बस आसानी से उन्हें देख रहा था। उसे पता था कि अगर वो इस तरह का एटीट्यूड रखकर अपनी जिंदगी में आगे चलेगा तो शायद चीजें आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और वो बस यही बातें सोचकर दूसरे सपने देखने की कोशिश करने लगा। दूसरे सपने देखते हुए उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसने आसपास देखा जहां पर मृणाली उसके साइड में नहीं थी। वहीं कमरे में इतनी रोशनी आ गई थी कि उसे पता चल रहा था कि सुबह के 8 बज चुके हैं और वो जब अपने बेड पर से उठा तब उसे पता था कि आज का दिन बहुत ही प्रेशियस होने वाला है, क्योंकि आज के दिन वो अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला है। यही बात सोचकर वो नीचे की तरफ जाने लगा। जब वो नीचे जा रहा था तब उसके मन में थोड़ी बेचैनी थी और दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, क्योंकि वो बस अपनी माँ के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। उसे ये पता था कि जिस तरह से उसे अपने पापा और दादाजी के सपने आए थे उसी तरह उसकी माँ को भी उनके सपने आए होंगे, और तब उन्होंने क्या किया होगा। उसके मन में यही सवाल चल रहा था और वो बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं वो इस चीज की उम्मीद कर रहा था कि जो भी सपने उसकी माँ को आए हों उन्होंने उनको इतना हर्ट नहीं किया हो कि वो अपना फैसला बदल लें और चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दें। आदित्य वैसा नहीं चाहता था। उसे पता था कि अगर उसे अपनी माँ से लड़ना भी पड़ेगा तो वो उस चीज को करने के लिए भी तैयार था, क्योंकि अब वो जो भी कर रहा है वो सही है और सबको सही मानना पड़ेगा। जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि मृणाली किचन में नाश्ता बना रही है और उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है। वो ना तो खुश दिख रही थी और ना ही दुखी, और आदित्य को उनके चेहरे से समझ आ रहा था कि वो अपनी लाइफ को उसी तरह एक्सेप्ट कर चुकी हैं जैसे वो कर चुका है। वो बस उसी तरह से चीजों को रखना चाहता था। यही बात सोचकर वो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और फिर मृणाली ने उसकी और उसकी माँ के लिए नाश्ते की प्लेट लगा दी और वो तीनों वहां बैठकर नाश्ता करने लगे। आदित्य को पता था कि वो यहाँ से सीधे शमशान घाट जाएगा और अस्थियों को वहां से ले आएगा।
उसने सोचा कि यह बात उसे अपनी माँ और मृणाली को बताना चाहिए और यही सोचकर उसने उनसे कहा, माँ मैं अभी थोड़ी देर बाद पापा और दादाजी की अस्थियों को लेने जाऊंगा और उन्हें लेकर यहाँ घर पर आ जाऊंगा। उसके बाद हम तीनों यहाँ से निकल जाएंगे। हम जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी वहां जाकर सेटल हो जाएंगे। वहां पर भी मुझे सारी चीजों को मैनेज करना है तो मैं कर लूंगा। उसके बाद मैं पापा और दादाजी की अस्थियों को यमुना में बहा दूंगा। उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए सारी प्रोसेस हम वहीं पर फॉलो कर लेंगे। आई नो कि मुझे रीति रिवाज थोड़े कम पता है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसको मैं ध्यान में रखूं या फिर जिसको फॉलो करने से उनकी आत्मा को जल्दी से जल्दी शांति मिलेगी। अगर ऐसा कुछ हो तो आप मुझे अभी बता दीजिए ताकि मैं उस चीज पर थोड़ा काम कर पाऊं और चीजों को वैसे ही मैनेज कर पाऊं। मैं बस पापा और दादाजी की आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूं, वो भी सारी चीजें फॉलो करते हुए। आदित्य इतना कहकर चुप हुआ और अपनी माँ के जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन जैसे वो कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। आदित्य बस उनके चेहरे की तरफ देख रहा था और वो बस नाश्ते में बिजी थी और गर्दन हिलाकर उसे रिस्पॉन्स दे रही थी। उनके ऐसा करने की वजह से उसे समझ आ रहा था कि जैसे वो अभी भी उससे थोड़ा सा नाराज है और उससे वो सारी बातें नहीं करना चाहती।